सदियों पुरानी बात है। एक विशाल साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक अक्लमंद और नेक किसान अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उसकी एक पुरानी कुटिया थी जिसमें एक कमरा था जिसमें वे दोनों बाप बेटे रहा करते थे। बाहर उनका घोड़ा रहता था। वह घोड़ा बहुत शानदार और तेजस्वी था, आला नस्ल का। बहुत सालों पहले उस किसान को किसी ने वह घोड़े का बच्चा तोहफे में दिया था। किसान ने भी घोड़े को अपने बेटे की तरह पाला। किसान हमेशा कहता था कि मेरे एक नहीं बल्कि दो बेटे हैं और दोनों में ही मेरी जान बसती है। मेरे दोनों बेटे किसी से कम नहीं हैं। जब घोड़ा जवान हुआ तो चारों ओर उसकी खूबसूरती की चर्चा की धूम मच गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। देखते ही उनसे रहा नहीं जाता उसकी तारीफ के बिना। अरे माधव भाई, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा ही खूबसूरत और तेजस्वी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये घोड़ा इस राज्य की शान है। इससे पहले ऐसा घोड़ा हमने तो कभी नहीं देखा। घोड़ा तो तुम्हारा बहुत ही नेक है। कुछ समय गुजरा ही था कि उस घोड़े की चर्चा उस राज्य के ही एक कस्बे के एक रईस तक पहुंची। उसे भी घोड़े पालने का बड़ा ही शौक था। उससे रहा नहीं गया उस घोड़े को देखे बिना। उसे बेचैनी थी उस घोड़े को देखने की जिसकी इतनी चर्चा हो रही थी। क्या वह वाकई इतना तेजस्वी है या नहीं? और फिर एक दिन वह रईस उसे देखने माधव किसान के घर आया। और घोड़े को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने माधव किसान से कहा, अरे भाई, क्या तुम इस घोड़े को बेच रहे हो? और अगर बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन तुम ये घोड़ा मुझे दे दो। मैं इस घोड़े को अपने साथ रखना चाहता हूँ। मुझे ये पसंद आ गया। मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। माधव ने मजरत करते हुए कहा, यह घोड़ा नहीं बल्कि मेरा दूसरा बेटा है और मैं अपनी औलाद को कैसे बेच सकता हूँ? औलाद बाप के जीवन की शान होती है और बुढ़ापे का सहारा। मैं अपनी शान और सहारे को खुद से कैसे दूर कर सकता हूँ? वह रईस माधव की बात सुनकर वापस लौट आया। जाते जाते माधव को भला बुरा कहता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग माधव के पास आए और कहने लगे, तुम एक गरीब किसान हो और ऐसे आला नस्ल के घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रख लोगे? तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, इसे बेच दो और बदले में जो धन मिलेगा उससे तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये घोड़ा चोरी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ना ही तुम्हारे पास घोड़ा रहेगा और ना ही धन, दोनों ही हाथ से निकल जाएंगे। आप सभी का शुक्रिया जो आप मेरी इतनी चिंता करते हो। आप सभी निश्चिंत रहिए, मैं इस घोड़े को नहीं बेचूंगा। ठीक है माधव, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। ठीक है, हम चलते हैं। ध्यान रखना अपना अपने बेटों का। माधव किसान की एक आदत थी कि वह सभी लोगों की बहुत इज्जत करता था। जब भी उसे ऐसा कोई नजर आता तो वह उससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता। एक दिन उसी कस्बे के उस रईस ने फिर से घोड़ा हासिल करने की एक तरकीब सोची। रईस ने एक बूढ़े शख्स को माधव किसान के पास भेजा। जब वह बूढ़ा व्यक्ति माधव के पास आया तो उसने कहा, मैं इस घोड़े से जुड़ा हुआ एक पुराना राज्य जानता हूँ। यह जो घोड़ा है वह दरअसल आला नस्ल से नहीं बल्कि कादीम नस्ल से ताल्लुक रखता है और ये घोड़ा सिर्फ खास और अमीर लोगों को ही पास आता है। उसने माधव को डराया। इस नस्ल के तेजस्वी घोड़े घर के जवानों की मौत का सबब बनते हैं।
मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप जो भी बता रहे हो उसके पीछे कुछ रहस्य जरूर छिपा होगा। जाते जाते उसने माधव को खबरदार किया। ऐसे घोड़े हमेशा अपने मालिक के नसीब को बदलते हैं, लेकिन नसीब कभी कभी सीधी लकीर में भी नहीं चलता। अच्छा, आप जाने की अनुमति दो। माधव ने उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और कहने लगा, जो कुछ मेरे जीवन में है वह ऊपर वाला हम सबसे बेहतर जानता है, इसीलिए मैं अपने फैसले ऊपर वाले के हाथ में छोड़ता हूँ। अगर यह घोड़ा वाकई मेरी परीक्षा का सबब है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। उस रईस द्वारा भेजे गए उस बूढ़े व्यक्ति की कोशिश भी माधव के आगे नाकाम रही, लेकिन माधव ने उसकी बातों को बड़ी ही गंभीरता से लिया। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने माधव के अंदर हलचल मचा दी थी। माधव सोच में पड़ गया। क्या वाकई इस घोड़े के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? थोड़ा समय निकला। जब माधव और उसका बेटा सुबह उठे तो देखा कि घोड़ा अपने स्थान से गायब था। परेशान होकर वे दोनों आसपास देखने लगे। उन्होंने घोड़े को आसपास के हर स्थान पर ढूंढा, जंगलों में भी ढूंढा, पर उन्हें कहीं भी घोड़ा नजर नहीं आया। तभी माधव के मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो कि उस बूढ़े बाबा की बात सही हो रही हो कि वह घोड़ा कोई खास और अमीर व्यक्तियों के लिए ही हो। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो वह घोड़ा चोरी थोड़ी न चाहता, लेकिन घोड़ा तो चुराया है, और जिसने भी चुराया है वह कोई खास या अमीर थोड़ी ना है, वह तो एक चोर है। मेरा घोड़ा किसी चोर के लिए थोड़ी है। मैं हर हाल में अपने बेटे घोड़े को अपने पास बुला लूंगा। इतना कहते हुए माधव अपने घर की ओर लौट आता है। उधर रईस के यहाँ घोड़ा भी बेचैन था। वह ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था। रईस के अनेक प्रयासों के बाद भी घोड़े की हट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। वह एक ही स्थान पर खड़ा था। अरे भाई, अगर तू कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो तू जी कैसे पाएगा? ऐसे तो तेरी हालत दिन व दिन बिगड़ती ही जा रही है। काश जितना हट तू अपने मालिक के लिए कर रहा है उतनी ही हट अगर सभी अपनों की करने लगे तो हो सकता है कि जिस तरह मैंने तेरी चोरी की है वह चोरी मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी से बिछड़ने का एहसास थोड़ी ना है अभी। लेकिन तुझे देखकर लग रहा है तू तेरे मालिक से कितना प्यार करता है। इधर रईस घोड़े के बारे में यह सोच सोचकर चिंतित हो रहा था। उधर माधव भी चिंतित था कि घोड़ा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खा भी रहा होगा या नहीं। दोनों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही थीं। ना तो मालिक घोड़े से मिल पा रहा था और ना ही रईस घोड़े को छोड़ रहा था। दिन निकलते गए। घोड़े की हालत और भी गंभीर हो गई। रईस को ऐसा लग रहा था, ऐसा ही चलता रहा तो ये घोड़ा और ज्यादा दिनों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। घोड़े की हालत दिनों दिन और भी बिगड़ती ही जा रही थी। उसने ठान लिया था, जब तक मालिक से मिल ना लूं, ना कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। घोड़े को देखकर रईस को दया आ गई और उन्होंने माधव को बुलाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। तुम माधव के गांव जाओ और माधव को बोलना कि तुम्हें मैंने बुलाया है। हर हाल में अभी चलना होगा मेरे साथ, नहीं तो कोई तुमसे इतना दूर चला जाएगा जिसे फिर तुम चाहकर भी अपने पास नहीं बुला सकोगे। ठीक है, मैं साथ में लेकर आऊंगा। इतना कहकर
वह व्यक्ति माधव के गांव की ओर चला आता है। और चलते चलते कुछ ही समय बाद वह माधव के यहाँ पहुंच जाता है। रईस ने जो व्यक्ति से कहा था वह सब व्यक्ति ने माधव को बताया। सुनते ही बिना कोई देरी किए व्यक्ति के साथ माधव भी चल पड़ता है। थोड़े ही समय बाद माधव रईस के कस्बे में पहुंच गया। घोड़े को देखकर माधव भयभीत हो गया और जाकर घोड़े से लिपट गया। तेजस्वी घोड़ा भी मालिक को पास देखकर खुश हो गया और उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। मालिक और घोड़े के इस असाधारण प्यार को देखकर रईस से रहा नहीं गया और वह बोला, माधव, हो सके तो मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें तुम्हारे घोड़े से दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये नाज नहीं आया। और देखो, आज तुम्हें तुम्हारे मेरे द्वारा चोरी किए हुए अपने घोड़े से मेरे ही द्वारा मिलवा दिया है। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हारा इतना विश्वास से भरा प्यार देखकर मुझे आज समझ आ गया, विश्वास से भरे प्यार की दुनिया में नफरत कुछ नहीं करती।